नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मथुरा के नियति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण आगरा के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा मृतक के परिजनों से बदसलूकी व अभद्रता का मामला भी प्रकाश में आया है। दरअसल आगरा के कमला नगर के रहने वाले 58 वर्षीय संजय जिंदल को 17 तारीख को गले में तकलीफ होने के कारण मथुरा के नियति हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा मनमानी करते हुए संजय जिंदल को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जिसको लेकर परिजनों का आरोप है, जब उन्हें कोरोना था ही नहीं तो फिर उन्हें कोविड वार्ड में क्यों रखा गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मनमानी करते हुए उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के बाद कोरोना से संबंधित दवाइयां दी गई और लाखों रुपए का बिल बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये मेरे फादर की यहाँ डेथ हो गई आज। उन्होंने 17 सितंबर को भर्ती किया था। उनका सब कुछ सही था, बस उनको थोड़ी सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी तरह से बुखार आता है तो लगता है कि कोविड ना हो। उस चक्कर में उनको सांस की दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसको चलते ही पापा को यहाँ एडमिट किया था कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो तुरंत की तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी। इन्होंने 18 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया और उस कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर भी 19 तारीख को रिपोर्ट आई और नेगेटिव आई। मैंने डॉक्टर को बोला, यहाँ के जो पापा को ट्रीट कर रहे थे, कि सर पापा की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप फिर उनको कोविड का ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट चाहे नेगेटिव क्यों ना आई हो, उनको कोविड ही है। उन्होंने ये लिख के मेरे पास व्हाट्सएप पे सबूत है उस चीज़ का, मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट है उनकी, डॉक्टर ने मुझे ये मेंशन करके दिया। उसके बाद पापा को पूरा कोविड का ट्रीटमेंट चला। इवन जो केस समरी मिली है, कल तक की जो केस समरी हमारे पास आई है, उसमें ये लिखा है डायग्नोसिस में सीवियर कोविड-19 डिजीज़। और आज जब पापा की डेथ हो गई है, जब उन्होंने बोला कि पापा आपके नहीं रहे, उसमें वो लिख के दे रहे हैं कि कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट है। अब तक इन लोगों ने कितना पेमेंट ले लिया आपसे? इन्होंने कम से कम 5 लाख ले लिया हमसे। तो आज डेट हो गई आज, और ये भी पता नहीं कि जब आप खुद सोचिए, पापा से मेरी ट्यूसडे को बात हुई है, ट्यूसडे को पापा रात को आराम से खुद खाना खा रहे हैं, खुद खाना खा के बोल रहे हैं मैंने दवाइयाँ ली है, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जो बंदा खुद खाना खा रहा है, सब कुछ पूरे होश में है, सब कुछ अपनी दवाइयाँ ले रहा है, वो 2 घंटे बाद वेंटिलेटर पे कैसे पहुंच गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर का फोन आया कि आपके पापा की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई, हम उनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लापरवाही करी है। दूसरी बात, पेशेंट को मार दिया। दूसरी बात, लापरवाही तो करी है ट्रीटमेंट में। दूसरी बात, अगर आपने कोविड का ट्रीटमेंट दिया, कोविड पेशेंट के बीच में रखा है, तो आज अगर वो नहीं रहे तो फिर आप लिख के क्यों नहीं दे रहे कि उनकी डेथ कोविड की वजह से हुई है। सस्पेक्टेड क्यों लिख के दे रहे हैं? सिर्फ इस बेसिस पे कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्यों लिख के दे रहे सस्पेक्टेड है? आप जब मुझे खुद कह रहे हैं, किसी डॉक्टर से बात की इस मामले में? हाँ, क्या वो तो कह रहे हैं यहाँ पे आज संडे है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इनका चाल ही ये थी कि आज संडे को डिक्लेयर किया। हो सकता है शायद पापा की डेथ 2 दिन पहले ही हो गई हो, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो पिछले 4 दिन से पड़ा हुए हैं। डेड बॉडी निकालने के लिए क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप ले जाओ, बट हम कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दो कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, वो पॉजिटिव था। हमें बस ये चाहिए कि हमें आप लिख के दो, बस हमें इतना। मैं ग्वालियर से आया हुआ हूँ साहब, मेरे दामाद हैं ये। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये दामाद आगरा के हैं, बैंक में सर्विस है इनकी। इनको कब भर्ती करी है? 17 तारीख को इनको भर्ती किया गया था। 18 तारीख को इनकी रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट जो आई थी नेगेटिव थी। मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना कहना है कि अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसे कोविड वार्ड में क्यों रखा गया भाई? और सस्पेक्टेड में अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो क्या उसे कोविड वार्ड में कर देंगे? ये तो बहुत ही गलत है। कोविड वार्ड में नहीं करना था। तो आपने हॉस्पिटल प्रशासन किसी से बात हुई आपकी? सारी बातें नहीं साहब, वो तो कोविड के हैं और कोविड के लक्षण हैं, सारी बातें हैं, और सिम्टम्स से लेकर के और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बाद में, सीटी स्कैन और जितनी भी इन्होंने कराई हैं रिपोर्ट्स हैं, जब 5 लाख रुपए का जब बिल बनाता है कोई व्यक्ति तो रिपोर्ट तो बहुत सारी होती हैं, और वो सारी उन्होंने क्या पॉजिटिव है, उनके कोरोना है। तो आज जो डेथ हुई है वो किस वजह से बता रहे हैं डॉक्टर? कोरोना की वजह से लिख कर नहीं देंगे। पर लिख कर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट्स है, हमको रिपोर्ट के बाद से करना है, तो वो नेगेटिव है। तो क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो बीच में रिपोर्ट कराते और कि भाई वाकई अगर और जो नेगेटिव को पॉजिटिव किसने बनाया? इनके प्रबंधन ने।
युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा विप्र चेतना यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ वृंदावन से किया गया। वृंदावन से शुरू हुई यात्रा करीब आधा दर्जन से अधिक गांव में होते हुए जतिपुरा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सभी विप्र बंधुओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं विप्र चेतना यात्रा के गांव जतिपुरा पहुंचने पर जतिपुरा के ब्राह्मणों में हर्ष और उल्लास था। यात्रा के जतिपुरा आते ही पूरा जतिपुरा जय परशुराम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा ब्रज क्षेत्र में से शुरू हुई है और यह 4 चरणों में निकाली जाएगी। संत नित्य गोपाल दास जी के निर्देशन में यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। विप्र चेतना यात्रा आगामी दिनों में सर्वप्रथम मथुरा जिले के 5 विधानसभाओं में निकाली जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों की चेतना को जगाना है, साथ ही साथ ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों पर विराम लगाना है। आज जतिपुरा गांव में आकर के अपने आप को बहुत ही गदगद, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि गिरिराज जी के चरणों में हमने आकर के आज हमको दिव्य और भव्य ऐसा स्वागत मिला है। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि श्री गिरिराज जी के चरणों में हमको बैठ करके ऐसा दिव्य और भव्य स्वागत मिला है। इससे हम लोग आत्मीय गदगद हैं और भगवान परशुराम जी के सेवा में कार्य करने के लिए हमें दुगनी ऊर्जा का प्रदान हुआ है। आज देखा गया कि किसी अध्यक्ष की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है और यहाँ पर कैसे संगठन चलेगा, कैसे क्या कुछ होगा, उसके बारे में भी आज हम लोगों ने जतिपुरा के हमारे एक भाई हैं छोटे भानु पारासर जी, उनको विधानसभा अध्यक्ष गोवर्धन नियुक्त किया है और उनसे आशा करते हैं कि वो संगठन को दिनों दिन मजबूत करेंगे। ऐसी कामना के साथ उनके उज्जवल भविष्य के साथ हम लोग उनको शुभकामनाएं। यमुना नदी में हरियाणा की सीमा में घुसकर खनन के वाहनों को रोकना यूपी पुलिस के पीएससी के जवानों को भारी पड़ गया। हरियाणा सीमा में वाहनों को रोकने से गुस्साई हरियाणा पुलिस ने यूपी पुलिस के पीएससी के जवानों को हिरासत में ले लिया। हालांकि हरियाणा व यूपी के अधिकारी पीएससी के जवानों को हिरासत में लिए जाने की खबर को सिरे से नकार रहे हैं। बावजूद इसके पीएससी के जवानों को हरियाणा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएससी के जवानों को हिरासत में लिए जाने की खबर से सहारनपुर पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में कुछ अधिकारी हरियाणा पहुंचे और उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद पीएससी के जवानों को छोड़ दिया गया। देखिए, बेलगढ़ हमारा क्रशर जोन है। यहाँ पे जो क्रशर जो ऑनर्स हैं उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि आज हरियाणा के क्षेत्र में उनके तैयार माल की 2 गाड़ियों को यूपी पुलिस ने रोका है हरियाणा की सीमा के अंदर। उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी मौके पे आए और ये जानने की कोशिश की गई कि किस हालात में ये लोग हरियाणा की सीमा के अंदर इन्होंने प्रवेश किया है। तो इसमें हम शिकायत ले रहे हैं इनसे और इसमें जो भी इसमें जांच की जाएगी, जिससे जैसे जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे एक्शन। सर, उन मुलाजिमों पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी जो भी शिकायत ये लोग देंगे उसकी हम जाँच करेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि पीएससी के जवानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे पूछा जरूर गया है कि आप किस हालात में, किस सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे आए हैं। यूपी की तरफ से भी उनका जो SHO हैं उनके थाना क्षेत्र के, उनके SDM भी आए हुए हैं। तो ये बात भी सामने आई है कि कुछ ज्यूरिस्डिक्शन का सीमा विवाद भी है। जो पैमाइश है वो मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार पुनः किए जाने की जरूरत है। उसमें भी मैं जो हमारे डिस साहब हैं यमुनानगर के और उधर से जो सहारनपुर जिले के डिस साहब आपस में बात करके कोशिश करेंगे कि विवाद हमेशा के लिए। ऐसी गार्ड लगा रखी ना, उन्होंने आया इधर हरियाणा में और 3 गाड़ियां पकड़ ली, जिनमें एक क्रैशर का माल, इंडस्ट्री का माल लदाया था। बिल और रमन उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने कागज देखने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने रोक लिए, ड्राइवरों को लेकर चल दिए। इतने में गांव वाले इकट्ठे हो गए वहाँ। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, हरियाणा प्रशासन चला गया वहाँ और उन्होंने वो उनकी गैर कानूनी जो हरकत थी उसको देखते हुए उन्हें अपने हिरासत में ले लिए। वो सारे कर्मचारी जो भी पीएससी के थे और यूपी पुलिस के भी कुछ उनमें थे, वो हिरासत में ले लिए। उनसे पूछताछ करी, जबकि वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसके बाद हरियाणा का SP साहब भी आ गए और DSP साहब, SDM साहब, सारा प्रशासन आ गया। उन्होंने फिर जो भी कार्रवाई करी अगली। तो अब यूपी पुलिस के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं? हाँ, वो शिकायत तो जो रोयल्टी कॉन्ट्रैक्टर है उसने ऑलरेडी शिकायत दी। इसी शिकायत पर ये वो प्रशासन आया।
वृंदावन चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन से दीवार फांद कर एक महिला के फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि 24 सितंबर की देर रात्रि 32 वर्षीय राजवती नामक महिला, जो कि मंदबुद्धि है, उसने 24 सितंबर की रात्रि में सीढ़ी लगाकर महिला आश्रय सदन की दीवार फांद कर फरार हो गई। जब इस बात की सूचना महिला आश्रय सदन के प्रबंधक को पता लगी तो उन्होंने तत्काल ही महिला की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। 2 दिन बाद भी महिला का कोई सुराग न मिलने पर महिला सदन के प्रबंधक ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रबंधक कमेटी के सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि ये माता मानसिक रोगी थी, ये रात को भगी हुई है। क्या नाम था इसका? राजवती, उम्र इसकी 32-33 लगभग है। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, सूचना दे दी है, FIR दर्ज करा दी गई गुमशुदगी का। किस तरह से भागी थी, क्या पूरी घटना? माता रात को 12:08 पे ये सीढ़ी लगा के 4 दीवारी फांद के गई है। तो ये घटना CCTV में रिकॉर्ड की गई है? जी, रिकॉर्ड हो गया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उसी के चलते राजनेता भी अब उत्तर प्रदेश के जिलों में जनता को अपने वोट बैंक के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सहारनपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया और संविधान के बारे में जानकारी दी एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले का कारवा आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में बहुत जोर शोर से काम कर रही है, संगठन पे हम लोग धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज सहारनपुर में हमारी एक कार्यकर्ता बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। पूरे प्रदेश में हम लोग चल रहे हैं और आने वाले 3 अक्टूबर को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, लखनऊ आ रहे हैं और हम लोग एक पार्टी का एक जाहिर आह्वान लोगों के बीच में ला रहे हैं कि पार्टी का हमारा एजेंडा क्या है, प्रदेश में हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी आगे विजन है। इसी के कड़ी में हम लोग आज सहारनपुर में हैं, कल बिजनौर में थे, आज अभी यहाँ से निकलेंगे, हम लोग मुजफ्फरनगर जाएंगे। से होते हुए हम लोग पूरे काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। और अभी हमारे यहीं पे छात्र संघर्ष समिति ने जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास हमने अभी मुलाकात दिया, भेंट किया उनसे। उनके विषय को लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा देश का भविष्य नौजवान है, छात्र है, उसकी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति कम न की जाए, उसका परसेंटेज का जो मार्क 60% का जो उन्होंने नियम लागू किया है उसको वापस ले सरकार, और जो छात्र पढ़ना चाहता है उसको छात्रवृत्ति दी जाए। यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग रहेगी और इसके लिए हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है, यहाँ जो सरकार क्या वो पैसा उन्हें सौंदर्यीकरण के नाम पे जो दीवार की वॉल राइटिंग हो रही है या वो लोग जो कर रहे हैं उसको उन्होंने उतना नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर जो है हमारे जो यहाँ पे जिला कमेटी के लोग हैं और शहर के लोग हैं, उनसे हम बात कहेंगे कि भाई उनके मिल करके उनसे बात करेंगे, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो, कुछ पैसे जो फालतू खर्चा हो रही है सरकार की तरफ से। कोरोना काल है, इसमें ऑलरेडी लोगों के आमदनी कम हो चुकी है, तो फिजूल खर्ची ना की जाए, ऐसे हम रोजगार पे ध्यान दिया जाए, हम इसे मांग करेंगे उनसे। एक बात हमने सरकार से तो मांग किया ही है कि जो कोरोना काल होने के बाद में 6 महीने का बच्चों का फीस और 6 महीने बिजली का बिल माफ़ किया जाए, और अगर सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि भाई जनता अभी गरीब है और लोगों का इनकम कम हो चुका है, आमदनी कम हो चुकी है, और सरकार ने ऐसे जो है जो फालतू चीज़ें हैं इस पर ध्यान न दे करके लोगों प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा क्षेत्र में नौजवान हमारे आगे कैसे आएंगे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता ने अक्रूर महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। कोसी कला में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल किशोर के यहां पर भगवान श्री कृष्ण के चाचा अक्रूर जी की मूर्ति के अनावरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने पूजा अर्चना कर अक्रूर जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने जानकारी देते हुए कहा, मथुरा जिले में कोसी कला के आसपास अक्रूर महाराज की कोई भी प्रतिमा नहीं है, इसी को लेकर अक्रूर जी की मूर्ति की स्थापना कराई गई है। ये हमारे आराध्य हुआ अक्रूर जी महाराज की आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये हुआ है। तो इन्होंने ये तो अपने इसी क्षेत्र में अपने जिस प्रकार से इनके अंदर देशभक्ति का भाव था, जिस प्रकार से इन्होंने भगवान कृष्ण के उसमें रहते हुए पूरी तरह से जो भी धर्म की और सच्चाई की जो इबादत थी उनके लिए अग्रसर रहे और उनकी लड़ाई लड़ी, और उस समय भगवान अक्रूर जी महाराज की सब पर कृपा रहे, ये भाव रहे।
जैसा इनका हृदय का सच्चा भाव था वैसे ही सबका मंत्री छात्रा की और कोसी के सभासदों ने आपको जो ज्ञापन दिया है उसके लिए क्या वो करेंगे? कुछ पालक के खिलाफ भी कुछ। हाँ, तो जो भी है यहाँ तो सत्य का अनुसरण होगा, जो न्याय होगा वही होगा। और इनकी जो बात है और उसमें दम निकलती है, वो सच्चाई निकलती है, तो वो जब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जो बाईपास पर कोसी कला का जो कट है, एक 10,000 की आबादी को कोसी से रोक दिया गया है, जबकि छाता नगर पंचायत है वहाँ 2-2 ओवरब्रिज बने हुए हैं। कोसी कला में एक भी बाईपास पर जो कट है उसको बंद, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आ रही लोगों को। और साइकिल जो आती है 10,000 की आबादी, बच्चे 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है शहर में सब्जी के लिए, स्कूल के लिए। अब तो स्कूल बंद चल रहे हैं कोरोना में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।